कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अच्छा ठीक है, इंट्रो खत्म हो गया। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मॉडल पेपर आज हम पढ़ाने वाले हैं 2021 के लिए। 2021 का पेपर आने वाला भी राजीव अनसॉल्व की जो हमारे पास आ चुके हैं मार्केट में अनसॉल्व पेपर्स, उसमें देखिए 2021 का मॉडल पेपर आपको मतलब पिछले साल का 2020 का जो क्वेश्चन पेपर हो गया वो ढेर सारे दिए हैं, उसका तो हमने सॉल्यूशन करा दिया है। 2019 का दिया है वो भी करा दिया, 18 का दिया है वो भी हमने करा दिया। पर ये जो इसका मॉडल पेपर जो इन्होंने दिया है एक, वो हमने नहीं कराया है। तो सोचा क्यों ना हम इसके मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। और आइए चलिए अब शुरुआत कर ही देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है मॉडल पेपर 2021 अभ्यास हेतु पूर्णांक प्राप्तांक। देखिए समय दिया गया है, पूर्णांक दिया गया है और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो आपको पढ़ लेने चाहिए। और बाकी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हल करने के लिए क्वेश्चन पहले देखते हैं। पहला तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आता है वो बहुविकल्पी प्रश्न का ही रहता है। तो आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना आना चाहिए। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष बात ये होती है कि इसको मुझे फ्रेम से हट ही जाना चाहिए। मैंने देखा है कि जब मैं फ्रेम में रहता हूँ तो ये पीछे वाली चीज़ें सही से नहीं दिखाई देती हैं। खैर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको बेहतर कर सकूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ तो बहुविकल्पी प्रश्नों की। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में हमें केवल इसके आंसर को लिखना होता है। हम प्रश्नों को हल करते वक्त ऐसा लिख सकते हैं, कॉपी जब हमको मिली है हम ऊपर लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, काली पेन से मोटे मोटे लिख लेंगे संख्या 1। और उसका जो पहला हिस्सा है का डाल करके आप चाहे तो प्रश्न उतार लीजिए, प्रश्न को पूरा उतार लीजिए और उसके बाद उसका सही विकल्प को नीचे लिखिए। या फिर चाहे तो प्रश्न आपने लिखा ही है उसका सही विकल्प आप लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। विकल्प है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सी विकल्प है 1 होता है और डी वाला विकल्प है ए और बी यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों। चलिए आइए बात समझते हैं। एक परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या यानी कि 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, परिमेय संख्या ऐसी होगी। बट्टे वाले भी ले सकते हैं, वो भी परिमेय संख्या है। और कहा जा रहा है कि एक अपरिमेय संख्या, माइक तो सही है ना, ठीक है, परफेक्ट है। एक अपरिमेय संख्या क्या ले सकते हैं आप, √2 ले सकते हैं। हम ऐसा ले सकते हैं। क्या आप कहेंगे क्या √3 नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या √4 नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं, 4 नहीं ले सकते। आप यहाँ पे √4 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो एक परिमेय संख्या है। आपको एक अपरिमेय संख्या लेनी है तो अपरिमेय संख्या लेते हैं। कह रहे क्या इनका योगफल एक क्या होगा। तो भैया अगर आप देखेंगे तो ये क्या मिल जाती है, एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। और आपको सिद्ध भी मतलब करने को मिलता है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आप याद रखेंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या फिर अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होती है। गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होती है, भागफल भी अपरिमेय संख्या ही होती है। इसमें एक परिमेय अपरिमेय का योगफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय रहेगा। इसके लिए कौन सा विकल्प सही है, बी वाला विकल्प सही है। हम ऐसे लिखेंगे और लिख देंगे अपरिमेय संख्या और चाहे तो सही के निशान लगा देंगे। परफेक्ट। ये हमारा पहले प्रश्न के लिए का उत्तर हो चुका है और इस पे 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल अच्छा तरीके से हुआ। ओके, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखने के बाद 2 लाइनें अगर आप छोड़ देते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन काम होता है। इस प्रश्न को हल करने के बाद भी अगर आप 2 लाइनें छोड़ते हैं, 1 लाइन तो हर कोई छोड़ता है, 2 लाइन आप छोड़ देंगे, पेज आपका बहुत ज़्यादा चौड़ा रहता है। 6 क्वेश्चनों को पहले पेज पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 के बहुविकल्पी प्रश्नों के 6 प्रश्नों को यहाँ पे भरना है। आप अगर 2-2 लाइनें छोड़ करके भी लिखते हैं तो आराम से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। हालांकि अगर आप क्वेश्चन ना उतारेंगे तब। अब हम चलते हैं ख नंबर प्रश्न पे। ख नंबर प्रश्न को हम देखते हैं क्या है ख नंबर प्रश्न। तो देखते हैं, कहा गया है आंकड़ों 2, 6, 4, 2, 0, 2, 1, 3, 2, 3 का बहुलक क्या है। तो आंकड़े बहुत लंबे से दिए गए। बहुलक के बारे में जान लेते हैं। बहुलक क्या होता है भैया।
बहुलक क्या होता है, आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार आती है संख्या वही होती है इसका बहुलक। बहुत ही सामान्य सा, बहुत सरल सा बात है। बहुलक के बारे में आपने जाना ही होगा। समांतर देखिए, सांख्यिकी जब पढ़ते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको, मिलता है समांतर माध्य। समांतर माध्य पढ़ने को मिलता है। मैं इस फ्रेम में इस तरफ से आ जाऊँ तो माध्य पढ़ने को मिलता है, और मध्यिका पढ़ने को मिलती है, और अपना बहुलक भी पढ़ने को मिलता है। इन सभी के लिए हमने अलग से वीडियो बना के रखा है, पूरा भर भर के बताया है। आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो। अगर नहीं देखी हैं तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको देखने को मिलता है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप काउंटिंग कर लीजिए, और अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमको देखते ही लग रहा है कि 2 को कितनी बार लिखा गया है, 2 को 4 बार लिखा गया है, बाकी संख्याएँ कम ही बार आई हैं, और उसके बाद 3 ही 2 बार आ चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 2 आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा सही हो गया, लगा दिया हमने निशान। प्रश्न हम देखते हैं, सॉरी गा वाला प्रश्न। ये क्या कहा जा रहा है कि रेखाओं a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। क्या होगा, अद्वितीय हल होने की स्थिति देखते हैं। अद्वितीय हल होने की स्थिति कैसी होती है, तो पहले बात हम समीकरणों को समझ लेते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 के रूप में पहला समीकरण, a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में दूसरा समीकरण होता है। इन दोनों समीकरणों के एक अद्वितीय हल होने के लिए यहाँ पे क्या चीज़ पूछी जा रही है, एक अद्वितीय हल होना पूछा जा रहा है। एक अद्वितीय हल होने के लिए उनको प्रतिच्छेदी होना ज़रूरी है। ये प्रतिच्छेदी एक दूसरे को एक बिंदु पे जब काटेंगे तो केवल एक हल होगा, और ऐसी स्थिति में होता है तब जब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होता है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो बेहतरीन काम है, आपको उत्तर मिल चुका है। अगर नहीं याद करते हैं, रखे हैं, तो अब याद कर लीजिए भाई, कौन सी देर हो गई है। देखो, जब a1/a2 बराबर नहीं हो तो ये कहलाती है प्रतिच्छेदी। अगर ये वाला हिस्सा बराबर हो जाए, यानी a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, तब हम चेक करते हैं c1/c2 बराबर है कि नहीं। अगर ये भी बराबर नहीं, मतलब पहला वाला दोनों हिस्सा बराबर हो गया, फिर दूसरा वाला हिस्सा अगर बराबर नहीं है, तो ये कहलाती हैं समांतर रेखाएं। इनके एक भी हल नहीं होते। ये कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर होती हैं। कहलाती नहीं है, ये होबा ही करती हैं। इनको जब आरेख खींचा जाता है तो ये समांतर होती है, तो इनके एक भी हल नहीं होते हैं। और जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और साथ में बराबर हो जाए c1/c2 के, तो ऐसी रेखाएं होती हैं संपाती। एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जाती है, और ऐसे में ये हर एक बिंदु पर मिलते हैं, हर एक बिंदु पर मिलते हैं। इसमें ढेर सारे बिंदु इनके हल मिलते हैं, यानी कह सकते हैं इसके अनंत हल हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे अद्वितीय हल की, केवल एक हल की। वो स्थिति तब आती है जब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होता है, और उस स्थिति को हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन से विकल्प में, भाई कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है, सी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे सी वाला विकल्प देखेंगे और लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल, ये b1/b2 होना चाहिए। हाँ, परफेक्टली मिल रहा है, सही है, ठीक है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज होते हैं जो समरूप होते हैं? समरूपता किसे कहते हैं? ऐसे त्रिभुज या फिर ऐसे बहुभुज जिनके संगत भुजाएं सामने वाले बहुभुज के संगत भुजाओं के बराबर अनुपात में बराबर हो, ठीक है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप तभी कहलाएगा जब इसके सामने संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ये वाला कोण इसके बराबर हो, ये सिंगल कोण यहाँ पे इसके वाला ये वाला कोण इसके बराबर हो, और इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसी स्थिति में ये संगत कहलाते हैं। लेकिन फिलहाल हमको बात करनी है कि ऐसे कौन से त्रिभुज होते हैं जो संगत होते हैं। तो भैया अगर आपने जाना है तो जितने वृत्त होते हैं सभी समरूप होते हैं, जितने वर्ग होते हैं
क्या होते हैं, वो सभी समरूप होते हैं। और त्रिभुजों में अगर आते हैं तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज जिनके सभी भुजाएं बराबर होती, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर आपने समरूपता पढ़ी है, त्रिभुज जो चैप्टर है वो अगर पढ़ा है तो उसमें सबसे पहले यही मिलता है। समरूपता को जब समझाया गया है तो बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज सभी रूप क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि सभी कोण उसके 60-60 के होते हैं, बराबर होते हैं। और भुजाओं का अनुपात, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो 2-2-2 अगर लेते हो तो सभी भुजाएं 2 होती हैं। अगर इसको 3 लेते हो तो ये सभी भुजाएं 3 हो जाएगी। इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात, हर बार अनुपात तो बराबर मिल रहा है। तो समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। ओके, तो यहाँ पे डी वाला विकल्प हमारा सही दिखाई दे रहा है, जिसको हम लिख देंगे समबाहु। यहाँ पे हमने लिख दिया है, परफेक्ट। इसमें तो सही के निशान लगाया ही नहीं हमने। ये हो गई बातें। अगला वाला क्वेश्चन है अंगा वाला क्वेश्चन। वहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हमसे पूछ रहा है साइन 48 माइनस कॉस 42 का मान ज्ञात कीजिए। पूरा कोणों का मतलब पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का ये प्रश्न है। अगर आपको, ठीक है, अगर आपने इसको पढ़ के रखा है तो बहुत आसान काम है, अगर नहीं पढ़ के रखा है तो और भी आसान काम मैं आपको बताने वाला हूँ, और भी आसान काम मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिएगा भाई। आपसे यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है कि आपको ज्ञात करना है साइन 48 अंश माइनस कॉस 42 अंश। 1 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको इसके लिए तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, बड़े आराम से आएगा भाई। देखो, अगर ये माइनस में होता है, पूरक कोणों का समुच्चय वाला, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला है ये हिसाब, इसको हल करोगे। अगर बहुविकल्पी प्रश्न में आया है तो सोचबे मत करो। अगर माइनस में दिया है, घटाने के बाद क्या मिलता है, 0, उत्तर आएगा इसका 0। अगर यही प्रश्न बटे में दिया होता, सपोज ऐसे दिया होता 48 बटे कॉस 42, तो इसका क्या उत्तर मिलता, जाहिर सी बात है, भाग देने के बाद कितना मिलता है, 1। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम बदल देते हैं भाई। इसको बदलोगे या फिर इसको बदलोगे, किसी एक को बदलोगे और वो दूसरे के रूप में बदल जाएगा। यहाँ पे ये साइन 48 है, ये अगर हम बदलते हैं तो कॉस 42 अंश मिलता है 90 माइनस 48 से, ये इसके पूरक कोण बन गया। और यहाँ पे हमने साइन 48 रखा है, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। परफेक्ट काम, साइन थीटा यानी साइन 48। साइन 48 में साइन 48 गया, कितना मिल गया, 0। ठीक वही काम यहाँ पे बटे वाले हिसाब में होता है। जब इसको बदलते हैं तो ये भी साइन 48 में बदलेगा। साइन 48 से साइन 48 में भाग होगा, या फिर आपने कॉस 42 में बदल दिया तो कॉस 42 से कॉस 42 में भाग होगा, और क्या मिल जाएगा आपका, 1 उत्तर मिल जाएगा। तो जब भी माइनस में गिनती मिले पूरक कोणों वाला में एक सिंगल पीस के रूप में, तो आप इसका उत्तर देंगे 0, और जब भाग में मिले तो उत्तर देंगे क्या, आप 1 दे देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान काम। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो रहा है सही, सी वाला 0। परफेक्ट, समझ में आया ना। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, और याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े 4 नंबर के क्वेश्चन वाले हिस्से भी इसमें उठा के डाल देते हैं और कहते हैं बताओ पहचान कौन, मैं कौन हूँ, बताओ। ऐसा कबड्डी खेलने का काम ये हमेशा अक्सर करते रहते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे जहाँ पे हम कबड्डी ना खेल सके। और क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं छिन्नक के आयतन का सूत्र बताइए। और यहाँ पे ये कैसा बनाया गया, मतलब यहाँ पे सच में 1-1 नंबर क्वेश्चन वाले ही डाले गए हैं। मतलब ये बहुविकल्पी प्रश्न जो रखा गया है ना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखा गया है। हालांकि ये चा मुझे फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चा को रखते हैं यहाँ पे, देखेंगे क्या है। प्रश्न में कहा जा रहा है छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए। छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला, छिन्नक होता क्या है भाई, छिन्नक होता क्या है वो देख लेते हैं। तो भैया कोई शंकु होता है, ये वाला हिस्सा अगर यहाँ से काट दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से एक हिस्सा दिखाई देता है, ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है छिन्नक। इसकी ऊपरी त्रिज्या r1 ले लेते हैं, निचली वाली त्रिज्या r2 ले लेते हैं, इसकी सीधी ऊंचाई को h ले लेते हैं, तिरछी ऊंचाई को l ले लेते हैं,
इसको कहा जाता है छिन्नक। अब इसके आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो हूबहू इसी के जैसा, शंकु के जैसा ही होता है। 1/3 होता है, पाई होता है, आर होता है, लेकिन आर 2 ठू है तो उसमें थोड़ा सा समझौता होगा। अब उसमें क्या होगा, वो हो जाएगा r1² प्लस r2² प्लस r1 होता है और इंटू h होता है। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है ऐसे में करके? ऐसे में करके आपको दिखाई दे रहा है बी वाला विकल्प। और देखिए पहले वाला विकल्प में आपको अंडर रूट के अंदर दिया है, तो वो नहीं है भैया, आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, कौन सा विकल्प, बी वाला विकल्प, ये सही है। ठीक, तो छिन्नक के आयतन का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो बी वाला विकल्प यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1/3 पाई h, और क्या है r1² r2² प्लस r1 ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये रहा इसके छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला। आपको याद करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है, याद करना होगा, और अगर याद कर लेते हैं तो बेहतरीन काम होता है आपके लिए। ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न पे। सो दोस्तों, अगर आप बात करें प्रश्नोत्तर संख्या 2 की, तो इसमें होता क्या है, इसमें टोटल होता है 4 क्वेश्चन, सभी होते हैं 1-1 नंबर के, और इन्हें मैं मानता हूँ बहुविकल्पी प्रश्नों से आसान, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों में विकल्प दिए रहते हैं और वो उसमें मुश्किल सवाल भी दिए जा सकते हैं, ताकि आप थोड़ा सा हल करें, इधर उधर करके आप उत्तर जल्दी से निकाल लें, लेकिन थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 से। प्रश्नोत्तर संख्या 2 में जो होते हैं वो आसान होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 नंबर की सवाल है और आपको लिख करके भी, एक्सप्लेन करके भी बताना है। बहुविकल्पी प्रश्नों में एक्सप्लेन करके बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रफ में कर लेंगे, परफेक्ट, काम चल जाएगा। लेकिन बहुविकल्प यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 में जो प्रश्न आता है, यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखने की ज़रूरत होती है, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे ऐसे सवाल दिए जाते हैं जो थोड़े से आसान हो। प्रश्नोत्तर संख्या 2 की जो का वाला प्रश्न है वो हम देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न में क्या दिखाई दे रहा है, करें 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इस प्रश्न को हम करेंगे कैसे, हमें कैसे करना चाहिए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि चूँकि ये 1 लाइन की सवाल है, तो आपको जब प्रश्नोत्तर संख्या 2 आपने डाल दिया, 1 लाइन छोड़कर यहाँ पे लिखा का, और आप काली पेन से अगर प्रश्न को उतार देते हैं तो बेहतरीन होगा, देखने में सुंदर लगेगा। ठीक है, सुंदर लगेगा, तो आप उतार देंगे। उतारने के बाद अपन वापस से 3, 8, 2, 5 लिखा हमने, और फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दिया। फैक्टराइजेशन गुणनखंड शुरू करेंगे। यहाँ पे आखिर में हमको 5 दिखाई दे रहा है, हालांकि ये हो सकता है 3 से भी कट रहा हो, लेकिन हमें 5 से काटने में ज़्यादा सहूलियत हो रही है, हम 5 से पहले काटेंगे। 5 से काटते हैं, 5 सते 35 हो रहा है, बच रहा है 3, 5 छंग 30 हो रहा है, और 5 पचम 25 हो रहा है। फिर 5 से काटेंगे, 5 एक नम 5, और 5 पचम 25, 5 तियाँ 15। अब की बार ये 5 से नहीं कट रहा है, तो ये 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, 3 एक नम 3, और ये 17 तरीके 51 हो रहा है, 3 से कट रहा है, 3 एक नम 3, 3 सते 21, और 17 से कट रहा है, 17 एक नम 17। हालांकि इस प्रश्न को अगर हम 3 से काटते पहले तो ज़्यादा बेहतर तरीका रहता, क्योंकि ये गलत इंप्रेशन डाल सकता है कि भाई आपने पहले ये 3 से काट रहा था, आपने पहले 3 से क्यों नहीं काटा। कोई सोचने को सोच सकता है, ऐसा विचार कर सकता है, तो आप पहले 3 से कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। पहले आप चेक कैसे किया जाता है, पहले 2 से चेक किया जाता है, 2 से ये नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 5 दिखाई दे रहा है। फिर 3 से चेक करेंगे, क्या ये 3 से कट जाएगा। अगर अंकों को योगफल 3 से कट रहा है तो गिनती 3 से कट जाएगी। तो 5 2 7, 7 3 10, 8 18, 18 3 से कटता है तो ये गिनती 3 से कटेगी। इसलिए पहले 3 से आपको काट लेना चाहिए, फिर से 3 से काट लेना चाहिए, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 17 से काट लेना चाहिए। हालांकि हमने मान लीजिए अभी काट दिया है, बात को ख़त्म रखते हैं। इसको मतलब फैक्टराइजेशन आप इसको थोड़ा इधर कर लेंगे क्योंकि काफ़ी आपकी लंबी रहती है, और इस हिस्से को मतलब जो अभी हम लिखने वाले हैं इसको इधर की ओर लिखेंगे। 3 8 2 5 हमने लिखा, और फैक्टर जो ये मिला है इनको लिखेंगे 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। और चूँकि आप 10वीं क्लास में हैं इस वजह से आपको ऐसे लिखने के बाद एक लाइन लिख देनी चाहिए, 3 की घाते 2 गुणते 5 की घाते 2 गुणते 17। ये बेहतरीन काम होगा। ये भी लिखना थोड़ा सा मैं ज़रूरी समझता हूँ, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है।
तो अगर आप ऐसा लिख देते हैं एक नंबर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। हालांकि इसमें जो मैंने आपको बातें बताई है वो ध्यान देना आवश्यक है। कह रहे हैं उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हैं। आपके जो मूल दिए गए हैं वो कितने हैं, वो हैं 3 व 1/3। ऐसे में द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो हमको यहाँ पे लिखना चाहिए। वो होता है क्या कि यहाँ पे x² माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला ब्रैकेट बनाना चाहिए, x² यहाँ पे लिखा जाएगा मूलों का गुणन और योगफल, मूलों का योगफल x लगाया जाता है प्लस मूलों का गुणनफल लिया जाता है और बराबर 0 कर दिया जाता है। चूँकि ये द्विघात समीकरण था इस वजह से यहाँ पे ऐसा लगाया हमने, और ठीक है, परफेक्ट काम हो गया। अब यहीं पे चीज़ों को रख देंगे। k हो गया, k का मान k किस जगह काम आएगा अभी बताएंगे। x² ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी करना ही है। मूलों का योगफल यानी इन दोनों को जोड़ के रखना है, यानी 3 + 1/3 करना है, x करना है प्लस इन दोनों का गुणनफल यानी 3 × 1/3 करना है। ब्रैकेट बंद बराबर 0, 3 से 3 कट रहा है, 3 3 का 9, 1 10 हो रहा है। k रखेंगे यहाँ पे, x² रखेंगे नहीं माइनस है, सॉरी 3 3 का 9, 1 10 और x साथ में गुणा करा देंगे /3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा, केवल 1 बराबर 0 हो रहा है। अब बारी आती है k की। k हम यहाँ पे इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि ये बटे वाली गिनती को हटाया जा सके। हालांकि हम वैसे भी हटा सकते थे, एलसीएम लेकर के 3 को उधर ले जाके गुणा करा देते तो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विशेष तरीका या फिर अच्छा लगने वाला तरीका या फिर मानक रूप या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, एक बेहतरीन तरीका जो होता है वो यही होता है कि k बराबर 1/3 नहीं 3 लेने पर 3 जब रखेंगे तो 3 से अंदर गुणा करा देंगे। ये ऐसा होगा 3x² माइनस ये 10x/3 प्लस 1 यहाँ पे बराबर 0 है, 3 से गुणा कराएंगे तो 3x² और यहाँ पे माइनस ही रहेगा, मैं प्लस बना रहा हूँ बार 10x, क्योंकि 3 से यहाँ पे गुणा होकर कट जाएगा। अगर आप कहना चाहेंगे तो ऐसे लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे 3 × 3 बराबर 0, इस 3 से 3 को काट दीजिए, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया आपका मुख्य रूप से समीकरण, और ये दिखाई दे रहा है, जी हाँ फ्रेम में है। मुझे बड़ा चिंता रहती है कि कहीं ये फ्रेम से नीचे तो नहीं चले गए हैं। तो ये परफेक्टली हो गया है, और यहाँ पे हमने ऊपर अच्छी राइटिंग लिखनी सोची और नीचे जाते जाते बर्बाद कर दिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर करना है। सूत्र आपको ये रख देना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सूत्र को लिखना, और सूत्र लिखने के बाद आपका उत्तर आधा तो ऐसे ही हल हो जाता है, और इसको भी हल करते वक्त आप प्रश्न उतार देंगे तो ज़्यादा बेहतर काम रहेगा। अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर ग। यहाँ पे सवाल में कहा गया है कि आपके पास दिया गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE, ये सबके सब दोनों के दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार हैं कि DBC का मध्य बिंदु है, DBC का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इस तरफ आ जाते हैं, चित्र हम बनाते हैं भाई। यहाँ पे देखेंगे, पहला तो हम ABC बड़ा वाला त्रिभुज बना लेंगे। बनाने के बाद भैया यहाँ पे जो कहा गया है कि DBC का मध्य बिंदु है, हम मध्य बिंदु को यहाँ पे से बना देंगे। और कहा गया ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, तो BD तो दिखाई दे रहा है, E बनाने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज यहाँ पे मध्य बिंदु लेना चाहिए, क्योंकि भाई समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर है, ये जितना है ये पूरा बराबर है, तो ये हिस्सा मतलब बराबर लेना है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे हमको इनके क्षेत्रफल, बड़े वाला त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, और इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो इस स्थिति को देखते हुए हम यहाँ पे सबसे पहले बात तो लिखते हैं DBC का मध्य बिंदु है, तब
बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। ये वाला हिस्सा दोनों हिस्से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कह सकते हैं कि बी सी बराबर है वो क्या, 2 इंटू बी डी, वो बी डी का, ये बी डी का क्या है, 2 गुना है। आप इसका प्रयोग कर लें, यह बेहतरीन तरीका, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि जो बी सी है वो बी डी का 2 गुना है। ठीक है, ये तो सही है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अब यहाँ पे एक लाइन आपको लिखनी होगी, चूँकि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ई, ये लिख देना है। तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, क्या लिख देते हैं, बी सी लिख देते हैं, और बी डी ई, यहाँ पे हम तो ई लिखना भूल गए, बी डी ई की भुजा क्या हो जाएगी, वो बी डी को रख लेते हैं, ऐसा होल स्क्वायर करके रख लेते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो बी सी कितना है, बी सी क्या है, बी डी का 2 गुना है, तो यहाँ पे 2 गुणते बी डी मिल सकता है, अपॉन बी डी तो है ही, यहाँ पे होल स्क्वायर हो ही रहा है, इससे ये कट जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4, और नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी कि अनुपात कितना मिल जाएगा, 4:1, ये मिल जाएगा हमें उत्तर। अगले वाले प्रश्न पे चलेंगे। अगला वाला प्रश्न दूसरे का घ प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न में हमको 2 बिंदु दिए गए हैं, a, b दिया गया है, और दूसरा बिंदु दिया गया है -a, -b। इनके बीच की डिस्टेंस हमको बतानी है। d बराबर होता है √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अब चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली काम हो जाएगा। x1 a है, उसमें से माइनस करेंगे x2, वो क्या है, -a है, और इसको थोड़ा सा संभाल के लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस y1 b है, माइनस y2 क्या है, वो -b है, इसको भी संभाल के लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ये a माइनस प्लस a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मिल जा रहा है हमको 2a स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर रहेगा 2b होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2 का 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अगर 4 को कॉमन लेके वर्गमूल के बाहर लाओगे तो थोड़ा सा हम सब्र रखते हैं भाई, नहीं तो आप कहोगे कि ये क्या हो गया, ऐसा कुछ बनेगा। 4 वर्गमूल से बाहर आएगा तो कितना मिल जाएगा, क्या ये फ्रेम में आएगा पता नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये d बराबर हमको मिल चुका है। अब आगे इकाई भी लिख सकते हैं। ओके, तो बस इस वीडियो में इन पहले और दूसरे क्वेश्चन को हमने डिटेल में समझाने की कोशिश की, बहुत अच्छे से बात हमने आज करने की कोशिश की, और दिनों की अपेक्षा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश की है। और आगे के जो क्वेश्चन है वो बैक टू बैक ऐसे वीडियोस में आते जाएंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।